Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म। तो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में एक्चुअली मुझे नीट क्यों पढ़नी है, इसे क्यों आपको स्टडी करना है, क्योंकि बच्चों जनरली क्या होता है कि जो भी इनऑर्गेनिक से रिलेटेड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बच्चों आपके जेई मेंस की बात हो आपके, राइट, या फिर एडवांस की बात हो या फिर आपकी नीट को लेके बात हो, ठीक है, मेडिकल्स के एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक मैं अगर करूँ यहाँ पे, तो आपके जो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि उनको रटना है ना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं लिखूँगा यहाँ पे रटना मना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली आपको जो केमिकल रिएक्शन रटने को मिलते हैं, रटने को बोलते हैं टीचर्स, तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ तो लगभग 100%, अगर मैं बात करता हूँ अगर बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, तो उसमें से आपको अराउंड 95% मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके पीछे रीजन्स और लॉजिक बताऊँगा, मतलब रटना बिल्कुल भी आपको नहीं होगा, इजी से इजी मेथड आपको बताऊँगा। और जो 5% आपका जो पार्ट बचेगा उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो बच्चों डिफरेंट होंगे, ठीक है, जिसको डिफरेंट बुक के अंदर क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, ठीक है, या टीचर्स भी एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो बच्चों वो एक्सेप्शंस नहीं बोलेंगे हम लोग, उनको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग बहुत ही इजी वे से या इजी मेथड से हम लोग उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे रटने जैसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको होंगी वो सब की सब आपको बहुत ही ईजी वे से आपको चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, राइट। तो इसके लिए बच्चों आपका इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म को लेके जो आपकी केमिकल रिएक्शंस आने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, चाहे एस ब्लॉक की रिएक्शंस हों, चाहे बच्चों पी ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस हों, चाहे डी एन एफ ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस हों, चाहे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस हों, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या है कि चैप्टर्स को आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना, तो उन केमिकल रिएक्शन के पीछे जो बेसिक मैकेनिज्म है, राइट, कि मतलब लेबोरेटरी में किस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को लेके हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। और कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक पॉइंट क्या है कि बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जनरली होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके तो बेटा मैकेनिज्म वहाँ पे हर कोई समझाता है और बोलता है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कोई मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात नहीं करता है ना। तो उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलो बच्चों चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक पॉइंट। तो जो सबसे पहला पॉइंट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट, टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। तो अगर मैं इसको पूछता हूँ तो बच्चों आप जनरली बोलोगे कि सर इन आपके जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होती हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपने 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े होंगे, 10th क्लास के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स बेटा रिएक्शंस के बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों जो हमारा सिलेबस है, हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे हम जेई मेंस की बात करें, ठीक है, और चाहे हम बेटा मेडिकल की एग्ज़ाम्स की बात करें। तो दोनों के अंदर जो क्वेश्चंस बच्चों आपके डिस्कस किए जाते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उसकी कैटेगरी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो दिमाग में क्या रखना है कि बच्चों हमारा जो चैप्टर है या फिर हमारी जो लॉजिक्स हैं, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल बच्चों कट टू कट आपके कनेक्ट होने चाहिए जेई मेंस, एडवांस और आपके मेडिकल के सिलेबस से, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चों वहाँ पे काफ़ी हद तक डिफाइंड नहीं होता है,
तो हम लोग बच्चों यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बच्चों बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन। आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं बच्चों तो दिस इज ए डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी की बच्चों बात करते हैं तो दिस इज ए वाटर एडिशन केमिकल रिएक्शन। वाटर एडिशन केमिकल रिएक्शन। एंड फोर्थ कैटेगरी बच्चों आपको मिलेगी रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, राइट। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बच्चों आपको मिलेगा, फर्स्ट आपका आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज वाटर एडिशन केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ओके, तो बच्चों सबसे फर्स्ट कैटेगरी आपको है दैट इज द आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बच्चों हम लोग, जैसा नाम है इसका आयन एक्सचेंज, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो आयंस की अगर मैं बच्चों बात बताऊँ तो आयंस बेसिकली बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, या तो बच्चों आपका कैटाइन होगा ना, या फिर बच्चों यहाँ पे आपका एनाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम के ऊपर तो बच्चों उसे हम कैटाइन बोलते हैं, राइट। अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे हम क्या बोलते हैं, एनाइन। तो कैटाइंस और एनाइंस के ऊपर ये हमारा यहाँ पे बच्चों डिस्कशन होगा, राइट। ये हमारा मेन फोकस पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चों आयन एक्सचेंज यहाँ पे होगा। तो एक सिंपल सी मैंने रिएक्शन लिया बच्चों, आपका रिएक्टेंट लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे ए बी, एन आपका एक्स बाई, ये आपके रिएक्टेंट है। और देखो बच्चों यहाँ से फॉर्मेशन हुआ आपके ए बाई एन आपके एक्स बी का, तो ये आपके हैं प्रोडक्ट। तो ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पे बच्चों हम लोग ए बी एक्चुअली बच्चों यहाँ पे आपका इस रेक्टेंट के लिए बच्चों एक्वस मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी एक्वस मीडियम का आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों आपका अगर सॉल्वेंट नहीं होगा, और स्पेसिफाइड बच्चों में करूँ अगर आप पे कैटाइंस और एनाइंस का फॉर्मेशन अगर आपको दिख रहा है, या फिर बेटा किसी भी कंपाउंड से कैटाइंस और एनाइंस मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, आयनोजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चों आपका पोलर मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, पोलर सॉल्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा ए प्लस एंड बी माइनस। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि सर रेडिकल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का होना जरूरी नहीं है, वहाँ पे आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका डिफाइन होता है, राइट। अब यहाँ देखो तो बच्चों ए बी अगर आपको ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट अगर आपको करना है इजिली, है ना, तो वहाँ पे आपको जो मीडियम है जो सॉल्वेंट है वो आपका पोलर सॉल्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब बच्चों देखो एक्स वाई की बात करेंगे तो एक्स प्लस एन बाई माइनस, मैंने यहाँ पे सब सपोज कर लिया है। तो देखो बच्चों ए प्लस बच्चों कहाँ जाएगा, बाई माइनस के साथ जाएगा, और बी माइनस बच्चों आपका एक्स प्लस के साथ जाएगा, तो बनेगा आपका प्रोडक्ट देखो बच्चों एक ए बाई बन जाएगा, एक आपका बनेगा एक्स बी। तो जो ए बाई के अंदर बच्चों यहाँ पे हम कैटाइंस और एनाइंस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो पोलरिटी है उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद अब ये पॉइंट होगा कि ये तो एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोग आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन को तो मैंने समझ लिया, जैसा नाम था आयन का एक्सचेंज होना, कैटाइंस एनाइंस का एक्सचेंज होना और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाना। अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ, जेई नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ, इस पर जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वहाँ पे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये आपके आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन कैटेगरी में जाएगी ये केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट की साइड में आप फोकस करो, प्रोडक्ट की साइड में क्या जनरली आपको मिलेगा, या तो बच्चों वाटर फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर आपका बच्चों गैस डिस्प्लेसमेंट। बेटा गैस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, गैस का फॉर्मेशन लाइक CO2 का फॉर्मेशन, लाइक अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, हम बच्चों बात कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड में। या फिर बच्चों प्रेसिपिटेट मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, प्रेसिपिटेट मतलब PPT का फॉर्मेशन। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर बच्चों आपको प्रोडक्ट की साइड में वाटर फॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर आपको गैस का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है मतलब गैस का फॉर्मेशन दिख रहा है, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिख रहा है,
तो डेफिनेटली आपकी वो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन से बिलोंग करेगी। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक से मैंने आपको टर्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपका है वाटर फॉर्मेशन, और सेकेंड वन इज गैस डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट वन इज प्रेसिपिटेटेड पीपीटी का फॉर्मेशन। अगर ऐसा होगा पॉइंट की साइड में तो डेफिनेटली बच्चों उसको हम कहाँ डालेंगे, आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन के अंदर। उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले वाटर फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, जहां बच्चों एक हम बेटा एग्जांपल लेने वाले न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन का। क्लियर पॉइंट जो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, जहां पे बच्चों हम लोग बात करने वाले स्पेसिफाइड वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि एसिड के साथ जब बच्चों बेस रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ये आप लोगों ने हम लोग बच्चों 9th और 10th क्लास में ये सब स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या है कि बच्चों जो एसिड और बेस, इसके बारे में जब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ही आपको डिस्कस किया है, आयोनिक के अंदर भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि बच्चों बेसिकली हमारी 4 कैटेगरी बनती हैं, है ना। सॉल्ट्स की जब बच्चों हम बात करते हैं सॉल्ट के और वाटर की फॉर्मेशन की, तो बच्चों पहला केस बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का बच्चों कॉम्बिनेशन। सेकेंड आपका होगा बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन। आपका थर्ड होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, और आपका फोर्थ होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब बच्चों दोनों ही कैटेगरी आपकी स्ट्रॉन्ग की हैं तो वहाँ पे आपका जो सॉल्ट बनेगा, मतलब क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बच्चों जो H+ आयन मिलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, और स्ट्रॉन्ग बेस से आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलने वाले हैं, OH- आयन मिलने वाला है, वो पूरी तरीके से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। और बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका फॉर्मेशन होता है बेटा H+ और OH- आयन का। तो यहाँ पे जो सॉल्ट होगा बच्चों, वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जहाँ बच्चों pH वैल्यू जो आपके सॉल्यूशन की होगी बच्चों वो कैसी आपको मिलेगी रिजल्टेंट, वो आपको मिलेगी =7। जब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस पे, तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा एसिड का है और वीक पार्ट किसका है, बेस का है। तो जो वीक पार्ट बेस का है तो कहीं ना कहीं आपको लेस OH- आयन मिलने वाले हैं। तो जो कम OH- आयन मिल रहे हैं बीकर के अंदर वीक बेस की वजह से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेटा पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम H+ आयन मिलेंगे। तो कुछ पार्ट क्या होगा बच्चों H+ आयन का OH- आयन के साथ आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ पार्ट बच्चों H+ आयन का एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब आप ऐसे बोल दो हिंदी में कि भैया डोमिनेट करेगा आपका एसिड वाला पार्ट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका जो बच्चा डेफिनेटली सॉल्ट प्लस वाटर तो बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वाटर का बेटा pH तो आपको पता है 7 के अराउंड रहेगा, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। एक्चुअली में कैसा होगा, आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, जिसकी वजह से बच्चों pH की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, <7 होगी। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट बच्चों आएगा जब वीक एसिड आएगा स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, बेस है। तो कहीं ना कहीं OH- आयन बच्चों डोमिनेट करेंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे, ज्यादा नंबर्स में होंगे। तो भाई एसिड के बेटा H+ आयन काफी कम नंबर में होंगे। तो मतलब कम नंबर का जो H+ आयन है, इसे आप सपोज बोलो कि बच्चों तीसरे केस के अंदर अगर आपके एसिड के 5 H+ आयन मिल रहे हैं और बेस बच्चों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका सपोज 10 OH- आयन मिले हैं, तो 5 H+ आयन 5 OH- आयन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अभी जो H+ आयन दिख रहे हैं बच्चों वो किसका जाएगा, वो बच्चों आपका चला जाएगा अनडिसोशिएटेड, जो आपका बेसिक पार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, आपका बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक नेचर होगा। तो pH की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या होगी, >7 शिफ्ट हो जाएगी। जैसे बच्चों फोर्थ केस होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है आपका फोर्थ केस, जहां बच्चों हम बात करते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस की। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस होगा, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो होता है आपका डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वो काम करता है। भाई दोनों ही वीक हैं, जब दोनों ही वीक है तो कुछ पार्ट बच्चों डिसोसिएट इनिशियली हो जाएगा और कुछ पार्ट आपका डिसोसिएट नहीं होगा, जिसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो अनआयोनाइज्ड पार्ट आपको मैंने क्लोरीन में बताया था, अनआयोनाइज्ड पार्ट और जो डिसोसिएट हो चुका है बच्चों कुछ पार्ट, वो आयंस की फेज में मिलेगा सॉल्वेंट में। तो आयंस और अनडिसोसिएट पार्ट के बीच में एक बच्चों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट। मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका मूवमेंट होगा। मतलब पूरी तरीके से आपका जो वीक पार्ट है एसिड का, जो वीक पार्ट है बेस का, वो आपका डिसोशिएट यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो pH वैल्यू डिसाइड होगी बच्चों वो कैसे होगी, भाई सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, जितना पार्ट डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी pH वैल्यू डिसाइड होती है बच्चों ऑन दी बेसिस ऑफ K एंड Kb वैल्यू। K क्या है, ये एसिड कांस्टेंट है, Kb क्या है बच्चों, ये बेस कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे बच्चों हम लोग डिफाइन क्यों करते हैं, भाई इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वीक एसिड है उसके बीच इक्विलिब्रियम बच्चों एग्जिस्ट करेगा।
वीक बेस है भाई, वीक बेस का अनडिसोसिएट पार्ट प्लस उसके जो आयंस बने उसके बीच में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चों यहाँ पे केबी टर्म यूज किया जाएगा। क्या बात समझ में आपको आई? और के टर्म आपका यूज क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो वीक एसिड है उसमें से बेटा कुछ पार्ट आयोनाइज होगा भाई, अल्फा इक्वल टू आप 100% नहीं होगा भाई, पूरी तरीके डिसोसिएशन नहीं होगा, तभी तो ये वीक पार्ट है, राइट। तो कुछ पार्ट आपका होगा डिसोसिएट, तो आयंस की फेज जो मिलेगा सॉल्वेंट के अंदर, और कुछ पार्ट बच्चों होगा आपका अनडिसोसिएटेड, तो उस एसिड के बीच में बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम करेगा एग्जिस्ट। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम के वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो अगर के की वैल्यू बच्चों के बी से अगर अधिक हो जाती है, और के बी मैंने इक्विलिब्रियम के अंदर आपको निकालना सिखाया है, तो अगर के की वैल्यू के बी से अधिक हो रही है मतलब बच्चों पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एसिड की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम आ रही है। अगर के की वैल्यू के बी से बच्चों क्या आपकी कम हो रही है, तो पीएच बच्चों ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक नेचर डिफाइन हो जाएगा। और अगर आपका के बी बच्चों इक्वल हो जाता है तो उस केस में पीएच की वैल्यू क्या होगी, आपकी 7 हो जाएगी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बच्चों आपका ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। और यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट भी डिस्कस किया जाता है। तो एक्चुअली व्हाट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट? तो इक्विवेलेंस पॉइंट बच्चों बेसिकली होता क्या है कि भाई अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूँ कि सपोज आपने एक बीकर के अंदर एसिड लिया है, एक बीकर के अंदर बेस लिया है, तो भाई एसिड और बेस जब पूरी तरीके से बच्चों फिनिश हो जाते हैं, या पूरी तरीके से बच्चों आप बोलो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे बच्चों आपका जो एल्फा की वैल्यू है वो जो 100% हो जाती है, तो मतलब जब आप सीधा बोलो कि बच्चों पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, डिकम्पोज हो गया है रिएक्टेंट जो एसिड और बेस मैंने यहाँ पे लिया था, तो जिस पॉइंट पे बच्चों आपका पूरी तरीके से जैसे ही फिनिश होगा तो उसी पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और उसी इक्विवेलेंस पॉइंट पे बच्चों आपकी पीएच वैल्यू भी डिफाइंड की जाती है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों हमारे जो कॉमन इंपॉर्टेंट जो यूज करने वाले एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, वीक बेस, तो ये सब बच्चों पे कुछ जो कॉमन है बार बार यूज करने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 और इवन आपका HClO3 भी होता है। तो ये बच्चों आप कुछ कॉमन एसिड्स मैंने लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में जो आपको यूज करने को मिलते हैं। वीक एसिड पे आते हैं तो बच्चों कार्बोनिक एसिड हो गया, आपका HCN होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, और जितने बच्चों होते हैं ऑर्गेनिक एसिड वो सब के सब बच्चों किस में आते हैं, वीक एसिड कैटेगरी में। और स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में जाएंगे तो बच्चों NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये कुछ बच्चों कॉमन आपके एसिड्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी कॉमन आपके कुछ आपके कॉमन बेस हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे अगर बात करेंगे वीक बेस को लेके तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन, राइट बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 पार्ट, पायरिडीन, नेक्स्ट आपका CH2NH2। तो ये कुछ आपके कॉमन वीक बेस हैं, है ना, जो आपको यूज करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्लियर हो गया है, एसिड्स बेस के बारे में आपको समझ में यहाँ पे आ गया है किस तरीके से पीएच वैल्यू कैसी होगी। अब हम आते हैं बच्चों हमारे बेसिक केमिकल रिएक्शन पे जो न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास NaOH प्रेजेंट है, ये आपका बेस है, और HCl की बच्चों बात करेंगे तो आपके पास ये एसिड है, ठीक है। तो जब बच्चों NaOH को बेटा हमने HCl में डाला तो आपको पता चलना चाहिए कि बच्चों यहाँ पे एक्वस मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों क्या बनेगा, आपको पता है बेटा NaCl का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, इतना तो आपको पता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, NaOH जो आपको दिख रहा है बच्चों वो आपका आयोनाइज होगा Na+ और OH- के अंदर। HCl बच्चों आयोनाइज होगा H+ एंड Cl- के अंदर। तो Na+ बच्चों आपका किससे मिक्स होगा बच्चों, Cl- के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। OH- बच्चों H+ के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि ठीक है आयन एक्सचेंज तो आपको दिख गया, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, और आपका सॉल्वेंट भी यहाँ पे आपका पोलर सॉल्वेंट है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक पॉइंट ये है कि हम बच्चों एरो बनाते हैं NaOH + HCl फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बच्चों हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही हम ये एरो बनाते हैं। अगर बच्चों हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एरो बनाएं तो क्या बच्चों ये रिएक्शन Na++ वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड करने पे क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर रहा है कि ये तो बच्चों आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी, ये आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, जब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या दिखती है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, जिसकी वजह से बच्चों इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। Na+Cl- के जब बच्चों एडिशन होगा तो NaCl आपका बन जाएगा। तो NaCl के अंदर बच्चों आपका जो क्रिस्टलाइन लैटिस है
जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है बच्चों, उसकी बेस से यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू बच्चों NaCl के लिए काफ़ी अधिक हो जाएगी। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है, NaCl क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के साइड में H बॉन्डिंग और लेटेस्ट एनर्जी की वजह से बच्चों जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो हाई स्टेबिलिटी बच्चों कहाँ मिलेगी, टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी मिल रही है आपकी बच्चों प्रोडक्ट के साइड में, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं आपके बच्चों अनस्टेबल होंगे। जब अनस्टेबल होने का मतलब एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा बच्चों वो अनस्टेबल से स्टेबल के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। मतलब आपके बैकवर्ड डायरेक्शन जो हम बात कर रहे हैं कि भाई बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है कि प्रोडक्ट से क्या रिएक्टेंट बच्चों फिर से बनेगा, तो आंसर होगा आपका नो, क्योंकि बेटा स्टेबल से अनस्टेबल के डायरेक्शन में रिएक्शंस मूव नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पे आपका अनस्टेबल आपके रिएक्टेंट है और स्टेबल आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन बच्चों हमेशा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। तो यहाँ से आपका ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है। जब मॉलिक्यूल्स की मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो बच्चों अनस्टेबल हैं, जब वो बच्चों स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच्चों, जो एनर्जी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है, जो एनर्जी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है, वो एनर्जी बच्चों आपके यहाँ पे हो जाएगी रिलीज। तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी यहाँ पे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपकी जब रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होगा वो डेफिनेटली आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक डिफाइंड हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट बच्चों क्या है, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट, उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप डेफिनेटली बच्चों इस केमिकल रिएक्शन को आप बोल सकते हो कि सर ये आपकी आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है पॉइंट? ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग गैस डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन पे। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गैस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो फर्स्ट बच्चों आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन का फर्स्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने डिस्कस किया है। अब बच्चों सेकेंड आपका जो रिएक्शन है इट इज ए गैस डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका आयन एक्सचेंज का ही एग्जाम्पल है। मतलब जहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा इन द प्रोडक्ट साइड। तो देखो बच्चों, आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस का ही बच्चों एक कैटेगरी है, जहाँ पे पहले मैं स्पेसिफाइड कर देता हूँ बच्चों जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बच्चों NH4OH और आपका यहाँ पे H2CO3। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल। इसी तरीके से H2CO3 भी आपका रूम टेम्परेचर पे काफ़ी अनस्टेबल होता है। इससे मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो जो बच्चों जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जब बच्चों यहाँ पे हम जो CO2 मॉलिक्यूल्स या CO2 जो गैस है, तो हम क्या करते हैं कि अब जो आपका कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर बच्चों कार्बोनिक एसिड आपका प्रेजेंट होगा, राइट। फिर उसके बाद जब उसे आप ओपन करते हो तो वो अब ऑब्वियसली क्या है कि बच्चों मैंने गैस को डिजोल्व किया है। तो गैस को जब डिजोल्व किया तो हाई प्रेशर अप्लाई किया, हेनरी लॉ को मैंने फॉलो कर लिया है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हेनरी लॉ को फॉलो कर लिया है, तो आपकी गैस डिजोल्व हो गई है। अब बच्चों आपके जो बोतल के अंदर तो बच्चों हाई प्रेशर होगा, जैसे आप उसको ओपन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो हाई प्रेशर था वो बच्चों 1 ATM पे जैसे ही शिफ्ट होगा। मतलब आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर जो हमारा बेटा नॉर्मल जो आपका STP NTP पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है 1 ATM। तो इससे जैसे आपका हाई प्रेशर से 1 ATM पे जैसे बच्चों प्रेशर आपका शिफ्ट होगा, तो उस समय आपका जो बेटा कार्बोनिक एसिड जो आपको बीकर के अंदर या फिर आपको जो बोतल के अंदर मिल रहा था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो मिल रहा था कार्बोनिक एसिड, वही कार्बोनिक एसिड बच्चों 1 ATM पे, किससे बच्चों 1 ATM पे जैसे आएगा तो बच्चों वो ब्रेक कर जाएगा CO2 गैस के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो CO2 गैस जो आपने पता है बेटा जैसे बोतल्स को ओपन करते हैं एक फिज साउंड आती है, तो फिज साउंड एक्चुअली बच्चों आपके CO2 गैस की ही आती है। क्या बात समझ में आपको आई? तो रूम टेम्परेचर बच्चों H2CO3 आपका डिकम्पोज कर जाता है CO2 गैस के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, हमेशा याद रखना। इसी तरीके से जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपके 1 ATM पे मतलब STP NTP पे ये भी बच्चों डिकम्पोज करता है और यहाँ से बनता है अमोनिया गैस और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जेईई ने और नीट ने पूछे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। NH4Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फिक्स है कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है बच्चों आयंस NH4+Cl- बच्चों यहाँ पे एक्वस मीडियम होगा, यहाँ भी आपका एक्वस मीडियम होगा और NaOH में आपको बेटा मिलेगा Na+ और OH- आयन। ये बात क्लियर है।
अब यहाँ से NH4 प्लस बच्चों जाएगा OH माइनस के साथ, तो क्या बनेगा NH4OH। और यहाँ देखो बच्चों आपका जो Cl माइनस है वो जाएगा सोडियम प्लस के साथ, तो यहाँ से मिलेगा NaCl। तो अब आपका जो NH4OH है, तो अगर कोई पूछते हैं कि NH4Cl प्लस NaOH का रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, तो NH4OH प्लस NaCl नहीं होगा, तो NH4OH तो बिल्कुल भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे STP NTP पे बेटा जैसे आपका 180 पे आएगा NH4OH, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया गैस एंड बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स। NaCl के पास बच्चों क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी, तो ये बच्चों आपका ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा, अमोनिया गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपका NaCl। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो तो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों आपका गैस, मतलब यहाँ पे आपका जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ओके, तो ये गैस डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक आपका एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट वन बच्चों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ गैस डिस्प्लेसमेंट। तो आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल और यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम CO2 गैस को लेके। तो बच्चों लिया है मैंने कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस और H2SO4 एक्वस। तो देखो बच्चों यहाँ पे आयन्स मिलेंगे, Ca+2 आयन मिलेगा बेटा, कैल्शियम ब्रेक हो जाएगा, और आपका CO3-2 आयन है कार्बोनेट, और बच्चों H2SO4 ब्रेक करेगा 2H+1 के अंदर, और बच्चों आपका सल्फेट आयन SO4-2 के अंदर। तो Ca+2 बच्चों मिक्स करेगा सल्फेट आयन के साथ, तो बनाएगा आपका यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और आपका H+ आयन बच्चों मिक्स करेगा कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ बनाएगा आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्लियर है? अब पॉइंट तो ये है कि भाई कैल्शियम सल्फेट के अंदर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी लैटिस एनर्जी, तो ये तो बच्चों आपका स्टेबल हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है बच्चों वो आपके 1 ATM पे, ठीक है, 1 ATM पे क्या होगा बच्चों, ब्रेक करेगा आपका, तो बेटा कार्बोनेट है तो बच्चों CO2 गैस आपका रिलीज करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, डिकम्पोज बच्चों हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो होगा बेटा वो कैल्शियम सल्फेट होगा, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, प्लस आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी एक रिएक्शन है जहाँ पे आप इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलेंगे अब प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शंस पे। तो बेटा थर्ड टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पे किस तरीके से आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे थर्ड कैटेगरी आयन एक्सचेंज रिएक्शन की, इट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो PPT रिएक्शन की जब बच्चों हम बात करते हैं, PPT फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चों सॉल्युबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों डिपेंड करता है आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP पे एट इक्विलिब्रियम, और बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट पे। तो आपका KSP के वैल्यू और IP की वैल्यू जब इक्वल होती है तो बच्चों वहाँ पे डिफाइन होता है एट इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे PPT आपको नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो PPT आपका फर्स्ट केस में स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा केस देखो, जब KSP की वैल्यू बच्चों हम मैथमेटिकली बात करें, KSP की वैल्यू जब IP की वैल्यू से बच्चों ग्रेटर हो जाती है, तो उस केस में बच्चों मिलता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मतलब यहाँ भी आपको PPT नहीं मिलेगा। थर्ड केस जो बच्चों आता है जहाँ पे KSP की वैल्यू IP की वैल्यू से काफ़ी कम हो जाती है। जब IP की वैल्यू से KSP की वैल्यू जैसे कम होगी तो बच्चों वहाँ पे मिलता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। और यही बच्चों जो थर्ड आपका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपका एक कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन फॉर PPT फॉर्मेशन, मतलब यहाँ PPT आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैथमेटिकली आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। लेकिन जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चों, हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेके, तो देखो यहाँ बच्चों आपका ये जो रिएक्शन है आपकी डिस्कस हुई है बेटा प्रीवियस ईयर के अंदर, इसलिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है COCl2 प्लस Na3PO4। तो बच्चों अगर इसको आप आयोनाइज करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CO+2 मिलेगा, और आपको 2Cl-1 आयन मिलेगा। और Na3PO4 की बच्चों बात करोगे तो मिलेगा 3 सोडियम+1 आयन, और प्लस आपको मिलेगा PO4-3 है ना, फॉस्फेट आयन। तो बच्चों देखो CaCO+2 है ना, एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, यस इट इज CO। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे बच्चों, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये बच्चों जब मिक्स करेगा CO+2 मिक्स करेगा PO4-3 के साथ, है ना, तो यहाँ से आपका बनेगा CO3 PO4 ट्वाइस बनाएगा। ये बच्चों होता है वॉयलेट कलर का PPT होता है।
और NaCl का आपका बाद में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो बेटा ये जो CO3PO4 बना है, ये एक्चुअली आपका पीपीटी या प्रेसिपिटेट है। ये बेटा नीचे आपके बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसके बनने के पीछे रीजन बताइए, तो केमिकल रिएक्शन है उसके बीच पे मॉलिक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट मैथमेटिकली बच्चों समझते हैं, जब KSP की वैल्यू IP की वैल्यू से कम हो जाएगी तो बच्चों वहाँ पे मिलता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और कंडीशंस बच्चों वही पीपीटी की होगी, जहाँ पे पीपीटी बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन आपकी, ये भी दोनों रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी PbNO3 ट्वाइस एक्वस लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट बच्चों पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। तो बच्चों यहाँ से आपका आयन मिल जाएगा Pb+2 और मिलेगा NO3-2 आयन। ठीक है, इसमें आपका डिकम्पोज कर जाएगा। यहाँ से बच्चों मिल जाएगा आपका 2K+ आयन और यहाँ से मिलेगा आपका आयोडीन -1। ठीक है, तो यहाँ आप देखो बच्चों, ये जो आपका आयोडीन दिख रहा है, ये आयोडीन बच्चों जाएगा आपका Pb के साथ, तो बनेगा PbI2। ये आपका येलो कलर का PPT होता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और नेक्स्ट बच्चों मिलेगा KNO3। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा रिएक्शन AgNO3। यहाँ आपको आयन्स मिलेंगे Ag+1 आयन और मिलेगा आपको NO3-1। एक्वस फेज में रहेंगे बच्चों ये। और यहाँ से मिलेगा आपको Na+ और Cl- आयन। तो Ag जाएगा बच्चों Cl- के साथ, तो बनाएगा AgCl। इसके बारे में तो आपको सबको पता होगा। ये बच्चों व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और NaNO3 आपको मिलेगा बच्चों रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस थी जहाँ पे आपका आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस को मैंने डिस्कस किया है। ये तीनों ही कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं फिर से रिपीट करूँगा। फर्स्ट आपके जो कैटेगरी है वो आपकी आती है बच्चों जहाँ पे वाटर फॉर्मेशन की बात की जाती है आयन एक्सचेंज के अंदर एज ए प्रोडक्ट साइड। और सेकंड बच्चों आती है गैस डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड होती है आपकी प्रेसिपिटेट पीपीटी का फॉर्मेशन। तो तीनों ही कैटेगरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर जब आपको डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे बच्चों मैं बताऊँगा आपको डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। Thank you. Thanks for watching.